नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका आज के इस वीडियो सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम यूपी की जो नजदीक आने वाली पुलिस भर्ती जो है उसके रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है जो पीवाई क्यू जो भी है वो भी देखने वाले हैं, जो पिछले साल आए हैं या उससे पिछले साल आए हैं वो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। और साथ ही कुछ नए क्वेश्चन जो है उसे भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो इस बार आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखने वाले, उसके जो ऑप्शन है उसे भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करने वाले ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ये ऑप्शन क्यों दिए गए हैं। ओके, तो ठीक है, पहले क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त न गवाते हुए। ओके, क्वेश्चन वन है, इन विच ईयर डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट एक्सप्रेस, यानी चौरी चौरा घटना किस वर्ष में जो है हुई थी। ठीक है, चौरी चौरा घटना किस वर्ष में हुई थी, 1920, 1922, 1930 या 1942। और इसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर है 1922। आप सबको पता होगा गोरखपुर में एक घटना जो है वो हुई थी जिसे असहयोग आंदोलन के रूप में जो है कहा जाता है, असहयोग आंदोलन के रूप में जो है इस घटना को जो है अंजाम दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे ईयर जो दिए गए हैं उसको एक बार छोटे से याद रखना है। देखिए यहाँ पे दिया है 1920, तो 1920 किसके लिए जाना जाता है, तो ये पूरी तरह असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है उसी के लिए जाना जाता है, जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है। तो 1920 आ गया तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसे ध्यान में रखना है। उसके बाद 1922 किसके लिए ध्यान में रखना है, तो 1922 गोरखपुर की जो घटना हुई थी, ठीक है, जिसे ही हम चौरी चौरा घटना कहते थे, उसके लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1922 गोरखपुर की चौरी चौरा घटना के लिए यानी इंसिडेंट के लिए याद रखना है। 1930 किसके लिए याद रखना है, तो 1930 सविनय अवज्ञा। ठीक है, सविनय अवज्ञा यानी जिसे ही हम सविनय अवज्ञा के लिए जो है ध्यान में रखना है, यानी जिसे हम सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट जो है कहते हैं। और 1942 ये किसके लिए याद रखना है, तो ये याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमेशा याद रखना है कि गांधी जी की जो भी मूवमेंट है उसे हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, एक होती है प्री मूवमेंट और एक होती है पोस्ट मूवमेंट। ठीक है, प्री मूवमेंट कौन कौन सी है, तो प्री मूवमेंट में आपको ध्यान में रखना है चंपारण्य, दूसरा है खेड़ा, ठीक है, और तीसरा जो है उसे कहा जाता है अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, और जो पोस्ट मूवमेंट है उनमें कौन कौन सी है, तो पोस्ट मूवमेंट में सबसे पहले जो याद रखना है वो है नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग आंदोलन। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। उसके बाद 10 साल बाद आगे जाना है, यानी ये मूवमेंट हुई थी 1920 को, सो 10 साल आगे जाना है 1930। 1930 में कौन सी हुई थी, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये जाना है 1930। ठीक है, उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह। ठीक है, वैयक्तिक सत्याग्रह हुआ था, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह, सत्याग्रह इसके लिए जाना है 1940। ठीक है, और लास्ट में जाना है 1942, वो कौन सी हुई थी, तो वो हुई थी छोड़ो भारत आंदोलन, छोड़ो भारत, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, उसे कहा जाता है 1942 का। तो गांधी जी की इस मूवमेंट को हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था तो काफी इजीली जो है आपको हैंडल हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ठीक है, पूछा गया है इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सा है, कंचनगंगा है, केटू गॉड यूनिवर्सिटी केटू है, नंदा देवी है या माउंट एवरेस्ट है। तो आप सबको ही पता होगा कौन सा सही आंसर है, इसका सही आंसर है केटू। ठीक है, गॉडिन ऑस्टिन। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गॉडिन ऑस्टिन। ठीक है, और सर कांचनगंगा किसके लिए फेमस है, तो ये पूरी तरह से भारत के अधिकार क्षेत्र सिक्किम में सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है बट ये सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बट केटू से ऊंची नहीं, सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और माउंट एवरेस्ट क्या है, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इस तरह ध्यान में रखिएगा, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है, केटू गॉर्डन ऑस्टिन ये भारत की ऊंची चोटी ध्यान में रखना है, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये एक्चुअली कहाँ पे है, तो ये एक्चुअली आपको पीओके जो है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसके क्षेत्र में जो है दिख जाती है। ठीक है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। कंचनगंगा किसके लिए ध्यान में रखना है, ये सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और जो माउंट एवरेस्ट वो किसके लिए ध्यान में रखना है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, यानी फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी आप सबको पता होगा, फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफार खान है, मौलाना आजाद है, शेख अब्दुल्ला या सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या है, खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है खान अब्दुल गफार खान को ही खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। उन्होंने ही जो फौज शुरू की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, इसकी जो फौज है वो उन्होंने ही शुरू की थी और इनको ही कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। ठीक है, यहाँ पे कई और नाम भी दिए, जैसे मौलाना आजाद, ये कौन है, तो मौलाना आजाद थे शिक्षण मंत्री, हमारे पहले शिक्षण मंत्री। ओके, और यहाँ पे और नाम दिए गए, सरदार पटेल, इनको क्या कहा जाता है, भारतीय बिस्मार्क। ठीक है, भारत के बिस्मार्क,
ये भी इन्हें कहा जाता है और साथ ही इन्हें कहा जाता है आयरन मैन भी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता होगा आयरन मैन है हमारे देश के, तो इनको कहा जाता है आयरन मैन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है याद रखनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट रिंग्स अराउंड इट। ठीक है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक वलय यानी रिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कौन से ग्रह के आसपास होती है, तो ये होती है सैटर्न यानी शनि ग्रह के आसपास। ठीक है, शनि के जो छल्ले होते हैं, जो बर्फ और धूल की कणें जो होती है, मतलब ये जो शनि ग्रह है उसके आसपास जो आपको एक रिंग दिखाई देती है, जो एक्चुअली क्या है, तो ये बर्फ और धूल, ठीक है, इसकी ही कणें हैं। ठीक है, बर्फ और धूल की कणों से सबसे सुंदर, मतलब ये दिखाई काफी सुंदर देता है, बट इसमें बर्फ और जो धूल होते हैं वही ज्यादातर जो है वो होते हैं। ठीक है, अगर आप और एक ग्रह देखें, जैसे जुपिटर यहाँ पे हो गया, जुपिटर पे भी जो अगर आप आसपास देखते हो तो वो सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आपको पता होगा, सबसे दुनिया मतलब सृष्टि का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर को कहा जाता है। इसके पास भी छल्ले हैं लेकिन वो धुंधले हैं काफी। ठीक है, मतलब इसमें बर्फ और धूल का प्रमाण बहुत ही ज्यादा कम है, इसमें मैक्सिमम आपको धूल ही दिखेगी, धूल का प्रमाण बट बहुत ही कम है, इसके लिए यहाँ पे जुपिटर के जो छल्ले हैं वो काफी दिखाई नहीं देते। बट जो सैटर्न है उसके छल्ले जो है काफी अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं, इसके लिए ये जो है याद रखना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, विच इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ अ राज्यसभा। राज्यसभा का जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर जो है कितने साल का होता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल या परमानेंट। तो हमेशा याद रखना है राज्यसभा जो है, ठीक है, राज्यसभा ये है परमानेंट हाउस। ठीक है, राज्यसभा अगर कहा जाए तो परमानेंट हाउस, बट मेंबर कहा जाए तो मेंबर के लिए ध्यान में रखना है 6 ईयर। ठीक है, हमेशा याद रखना है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए राज्यसभा है परमानेंट हाउस, बट राज्यसभा के जो मेंबर्स रहते हैं उनके लिए क्या याद रखना है, तो उनके लिए याद रखना है 6 साल। ठीक है, लोकसभा के लिए क्या याद रखना है, तो लोकसभा के लिए याद रखना है 5 साल। लोकसभा और विधानसभा यानी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं उनके लिए हमेशा 5 साल ही ध्यान में रखना, और 6 साल किसके लिए याद रखना है, तो आपको 6 साल जो है राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम कहते हैं ना, उसके लिए 6 साल ही ध्यान में रखना है। और परमानेंट क्या है, तो परमानेंट है मेंबर नहीं, सिर्फ राज्यसभा। ठीक है, ये राज्यसभा ही एक्चुअली परमानेंट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज के एक्चुअली फाउंडर जो है कौन है, राजा राममोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है या ज्योतिबा फुले है। ठीक है, तो आप सबको ही इसका आंसर जो है पता ही होगा कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हमेशा याद रखना है हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, तो आर्य समाज के फाउंडर को कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती, यही है आर्य समाज के फाउंडर। और सबसे बेसिक सी चीजें जो याद रखनी है कि इन्होंने ही दयानंद सरस्वती, आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, दयानंद सरस्वती के लिए एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है, इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों के पास जो है रिटर्न चलो, तो वेदों की ओर लौटो ये किन्होंने कहा था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था आर्य समाज के थ्रू। ठीक है, ये पहली चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद ज्योतिबा फुले, आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, ये किसके लिए जाने जाते हैं, सत्यशोधक समाज। ठीक है, ज्योतिबा फुले जो है ये जाने जाते हैं सत्यशोधक समाज के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको विवेकानंद नाम दिख रहा होगा, स्वामी विवेकानंद, ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के लिए। ठीक है, और आपको यो और यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा राजा राममोहन राय, ये किसके लिए जाने जाते हैं, सती प्रथा को बंद करने के लिए। ठीक है, सती प्रथा को और पूर्वदह प्रथा को बंद करने के लिए ये जो है जाने जाते हैं, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, मिल्क की प्योरिटी जानने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को जो है यूज किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फेदोमीटर। तो आप सबको पता होगा लैक्टिक ये नाम ध्यान में रखिएगा, लैक्टिक, ताकि आपको याद आए कि ये है लैक्टोमीटर। ठीक है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का ही यूज जो है वो किया जाता है दूध की घनत्व का शुद्धता मापने के लिए। अब यहाँ पे आपको और नाम दिख रहे होंगे हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर किसके लिए जाना जाता है, तो हाइड्रोमीटर अगर आपको पानी जो होता है द्रव्य की जो घनत्व अगर गिननी हो, यानी लिक्विड, लिक्विड कितना सॉलिड है, लिक्विड कितना घनत्व है उसमें, ये अगर आपको जानना हो तो आपके लिए हाइड्रोमीटर जो है काम आता है। लैक्टोमीटर, लैक्ट ये शब्द आ गया कि लैक्टोज को ध्यान में रखिए, दूध के लिए सिर्फ। ठीक है, और फैदोमीटर किसके लिए होता है, आप सबको पता होगा, फैदोमीटर होता है समुद्र की गहराई जानने के लिए। ठीक है, समुद्र की गहराई, ठीक है, समुद्र की गहराई जानने के लिए होता है फैदोमीटर। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कुछ चीजें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमें, तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल काफी इजी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर आपको कहाँ पे स्थित मिलता है, ये अयोध्या में है, वाराणसी में है, मथुरा में है या प्रयागराज में है। तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा, ये इसका सही आंसर क्या है, वाराणसी।
ठीक है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ पे एक्चुअली टोटल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, ये आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मिल जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको वाराणसी में जो है स्थित मिल जाएगा। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मथुरा। मथुरा किसके लिए जाना जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है, मथुरा की जन्मभूमि है उनकी। तो मथुरा जो है उनके लिए जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। और प्रयागराज किसके लिए जाने जाते हैं, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के लिए जाना जाता है। ठीक है, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के लिए जाना जाता है प्रयागराज। ठीक है, तो ये कुछ नाम जो है वो आपको याद रखने की है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मानवीय शरीर के किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड जो है कहा जाता है, थायराइड, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, पैनक्रेस या एड्रेनल। तो आप सबको एक बेसिक सी चीज पता ही होगी और वो याद भी रखनी है। किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी को। ठीक है, जिसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित होती है, तो ये होती है मस्तिष्क में। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, ये होती है मस्तिष्क में। ठीक है, अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने के लिए इस ग्रंथि का काम होता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि सारी हमारे बॉडीज में जितनी भी ग्रंथियां होती है उसे कंट्रोल करता है ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए याद रखना है, विच ग्लैंड इज ए ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड। सो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को ही। ठीक है, अभी आपको आपको और नाम दिख रहे होंगे, थायराइड। ठीक है, ये थायराइड किसके लिए जाना जाता है, ये गले में होती है। ठीक है, थायराइड जो है गले में होती है। और ये चयापचय यानी हम जो खाते हैं ना, तो चयापचय के लिए ये थायराइड ग्लैंड जो है यूजफुल होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पैनक्रिस भी दिख रहा होगा। ठीक है, पैनक्रिस किसके लिए जाना जाता है, तो पैनक्रिस इंसुलिन का जो स्राव होता है ना, उसे रोकने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है। तो इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए होता है पैनक्रिस ग्लैंड। ठीक है, ये हमेशा बेसिक चीजें याद रखिएगा। ठीक, ओके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो उसे एक बार देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था यानी सीबीआरआई किस शहर में स्थित है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपको किस शहर में जो है स्थित मिलता है, तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, आप सबको ही पता होगा, यह है रुड़की में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, रुड़की में ही आपको सेंट्रल जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है रुड़की में। ठीक है, और यहाँ पे और एक नाम दिख रहा है देहरादून, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एफआरआई जो होता है ना, ठीक है, यानी अनुसंधान संस्था, वन अनुसंधान संस्था। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। और रुड़की में क्या है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों चीजों में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि पुलित्जर प्राइज जो है किस फील्ड में जो है दिया जाता है, पुलित्जर प्राइज जो है किस फील्ड में दिया जाता है, साइंस में दिया जाता है, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में दिया जाता है, स्पोर्ट में दिया जाता है या सिनेमा में दिया जाता है। ठीक है, और आप सबको ही पता होगा कि पुलित्जर प्राइज जो है किस में दिया जाता है, तो पुलित्जर प्राइज जो होता है वो दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में। देखिए, यहाँ पे ऐड करके आया है, तो आप इजिली पकड़ सकते हो कि क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर ऐड करके कोई भी ऑप्शन आता है तो मैक्सिमम टाइम आंसर होता ही है। ठीक है, तो पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में जो है दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में। ठीक है, और ये कहाँ पे जो एक्चुअली स्थित, मतलब ये कहाँ का एक्चुअली प्राइज है, तो ये अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आपको याद रखना है कि अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो एक्चुअली जर्नलिज्म एंड लिटरेचर में जो है वो दिया जाता है। ठीक है, इसका मेन फोकस जो है जर्नलिज्म होता है। ठीक है, और यहाँ पे साइंस के लिए कौन सा पुरस्कार है आपको याद रखना है, तो साइंस के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर भटनागर पुरस्कार जो है वो आपको याद रखना है साइंस के लिए। ठीक है, और सिनेमा के लिए आप सबको ही पता होगा, सिनेमा के लिए एक ही पुरस्कार जो है काफी फेमस है और वो कौन सा है, ऑस्कर। ठीक है, सिनेमा के लिए ऑस्कर जो है वो काफी फेमस है। ठीक है, और स्पोर्ट के लिए तो कई सारे आते हैं, ओलंपिक्स में भी मिलते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इसके लिए होता है। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 के समय में मुगल सम्राट कौन थे। औरंगजेब थे, शाह आलम द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर थे या अकबर टू थे। ठीक है, और सबको ही पता होगा ये कौन थे, बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड जो थे वो 1857 का जब रिवॉल्ट चल रहा था, विद्रोह चल रहा था, उस समय जो थे मुगल के एम्पायर थे। ठीक है, और ये लास्ट मुगल एम्पायर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये अंतिम मुगल एम्पायर है, इनके बाद कोई भी मुगल एम्पायर नहीं हुआ था। ठीक है, और इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने इनको पकड़ के पहले इनके बच्चों को मारा था, बाद में इनको पकड़ के जो है रंगून जेल में डाल दिया था। ठीक है, काफी बूढ़े थे, वैसे भी इनको 1857 के रिवॉल्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट बाद में जाके इनको रंगून जेल में जो है डाला गया था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर सेकंड जो है नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है वो देख लेते हैं।
ओके, नेक्स्ट सवाल हमें क्या कह रहा है? विच इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी? इंटरनेट टेक्नोलॉजी में यूआरएल का फुल फॉर्म जो है क्या होता है? तो ये क्या होता है, तो आप सबको ही पता होगा, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। एक्चुअली किसका लॉन्ग फॉर्म? तो ये होता है यूआरएल का लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, और ये वेबसाइट का क्या होता है? तो एड्रेस होता है। ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस जो है उसे ही ये कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक चीज याद रखने के लिए। ठीक है, देख सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है? ठीक है, किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा जो है कहा जाता है? किसने कहा था? तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था। और किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। कभी भी याद रखेगा, अगर पूछा जाए आर्टिकल 32 को किसने कहा था, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि प्रेमबल, ठीक है, इसे किसने हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का हृदय जो है वो कहा था, यानी हमारा हार्ट जो है कहा था, हार्ट एंड सोल, तो ये हमेशा याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इतनी चीजें याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 32, एक्चुअली आर्टिकल 32 में क्या था, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी हमें कुछ राइट्स जो है वो दिए गए थे, तो राइट्स दिए गए थे आर्टिकल 32 के ही हिसाब से। ठीक है, ओके, यहाँ पे और भी आर्टिकल है, तो ये 14 किसके लिए है? ये है इक्वेलिटी के लिए। ठीक है, यानी समानता, समानता जो होती है उसके लिए था आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 19 किसके लिए था? स्वतंत्र के अधिकार। ठीक है, स्वतंत्र। ठीक है, आर्टिकल 32 किसके लिए था? तो अगर हमें ये जो स्वतंत्र है, ये जो हमें राइट्स दिए गए हैं, ये राइट्स नहीं मिलते तो हम क्या, कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये कहता था आर्टिकल 32। और आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है, जीवन का अधिकार। ठीक है, तो ये होता है जीवन का अधिकार। ठीक है, तो इतनी चीजें जो है याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कलर? प्राइमरी कलर कौन सा है? ग्रीन, येलो, ऑरेंज या पिंक? ठीक है, तो आप सबको ही पता होगा इसमें से प्राइमरी कलर कौन सा है। तो प्राइमरी कलर है ग्रीन। ठीक है, ग्रीन को ही प्राइमरी कलर कहा जाता है। ठीक है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि रेड यानी लाल, हरा यानी ग्रीन, और नीला, ठीक है, यानी ब्लू, इन तीनों कलर को भी प्राइमरी कलर कहा जाता है। ठीक है, बट हमारे जो ऑप्शन थे उनमें इन तीनों में से कौन सा कलर था? हरा कलर, इसलिए इसे ही प्राथमिक कलर कहा जाता है, प्राइमरी कलर। अब सर प्राइमरी कलर क्या क्या होते हैं? तो दुनिया के जितने भी कलर है, ठीक है, हमेशा याद रखना है, दुनिया में जितने भी कलर है वो सिर्फ इन तीन कलरों को मिला के ही बनते हैं। ठीक है, कोई भी कलर हो दुनिया का, वो इन तीन कलरों को मिला के ही बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं येलो। येलो का अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लाल प्लस हरे को मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, लाल प्लस हरे को मिक्स करते हैं तो येलो कलर जो है बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखना है, दुनिया के जितने भी कलर है वो इन तीन कलरों को मिला के बनते हैं, इसलिए इनको प्राइमरी कलर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आनंद भवन द एनेसेटल होम ऑफ अ नेहरू फैमिली इज, नेहरू परिवार का पितृघर आनंद भवन एक्चुअली कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो आप सबको ही पता होगा, यूपी के एग्जाम दे रहे हो तो आप सबको ही पता होगा, ये है प्रयागराज में स्थित। ठीक है, तो हमेशा याद रख लीजिएगा कि आनंद भवन जो है, जो एक्चुअली नेहरू जी का फैमिली का होम टाउन कहा जाता है, वो कहाँ पे है? तो वो प्रयागराज में स्थित है, बट अभी इसे क्या कर दिया गया है? एक संग्रहालय जो है बनाया गया है। ठीक है, इसे जो है अभी संग्रहालय बना दिया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ओके, हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है? कौन सी है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? तो एक ही का नाम जो है आपको याद रखना है, और वो है कौन सा? हिमालय, अरवली, विंध्य, सपुत्रा, तो वो है अरवली। ठीक है, अरवली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और सबसे नई कौन सी है सर? सो सबसे नई है हिमालय। ठीक है, ये सबसे नई पर्वत श्रृंखला, और ये है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, अरवली और हिमालय के बारे में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? ओके, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। देखिए, कभी भी भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम आ गया तो एक ही ध्यान में रखना है, एमआई। ठीक है, एमआई यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी आ गई तो हमेशा एक ही नाम ध्यान में रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो एक्चुअली ये दुर्घटना कब हुई थी आप सबको ही पता होगा, एमआई। ठीक है, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से दुर्घटना हुई थी, और ये हुई थी 1984 में। ठीक है, कौन से फैक्ट्री में एक्चुअली आग लग गई थी, मतलब ये एक्चुअली जहरीला गैस जो है फैल गया था, तो यूनाइन कार्बाइड कंपनी। ठीक है, यूनाइन कार्बाइड फैक्ट्री, यूसीएफ,
इस फैक्ट्री में जो है वो जो गैस जो है लीकेज हो गई थी, जहरीली गैस थी, और वो पूरे गांव में जो है फैल गई थी, इससे काफी लोग जो है मरे थे। ठीक है, तो ये हुई थी 1984 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? ठीक है, कौन है मौलिक अधिकारों का संरक्षक? तो ये है संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री। तो आप सबको ही पता होगा, ये है सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका। ठीक है, हमेशा याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो कहा जाता है हमारे देश में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यूपी में कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आप सबको ही पता होगा, शायद आप उस शहर से भी होंगे। तो यूपी में कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आगरा है, फिरोजाबाद है, अलीगढ़ है या मुरादाबाद है? तो ये है फिरोजाबाद। ठीक है, हमेशा याद रखना है, फिरोजाबाद जो है जिसे सुहागन नगरी भी कहा जाता है, सुहागन नगरी ये भी कहा जाता है, तो ये कांच की चूड़ियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, और अलीगढ़ किसके लिए फेमस है रे? तो आप सबको ही पता होगा, अलीगढ़ है लॉक के लिए फेमस। ठीक है, अभी मैं आपको एक सवाल देता हूँ जिसका आंसर जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मुझे बताइए, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? अगर आप मुरादाबाद के होंगे तो आप सबको ही पता होगा, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में करके जो है बताइए। ठीक है, ओके, एंड अगर ये सेशन पसंद आया हो, क्वेश्चन आज यही तक थे, तो ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और साथ ही जीडीपी सेशंस में अगर आपकी जीएस बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक लाइव बैच जो है लेके आया हूँ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगी, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में ही पूरी बैच जो है मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो ये बैच जो है आपके पास पहुंचे और 499 नहीं 399 में भी पहुंचे, तो आपको क्या करना है, कमेंट्स में बैच जो है वो लिख के देना है। ठीक है, ताकि आप या 399 लिख दीजिए, आपके लिए मैं जो भी बैच है वो 399 में रुपीज में जो है वो ला दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको सारा जीएस जो है वो पूरा कवर कर दिया जाएगा, यूपी के जो पुलिस भर्ती है उसके रिलेटेड सारा जीएस आपको इजीली कवर हो जाएगा, और साथ ही इसमें क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये बैच चाहिए होंगी तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में 399 या लाइव बैच या बैच ये टाइप कर दीजिए ना, तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में जो है आपके पास इस बैच को जो है पहुंचा दूंगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ठीक है, अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।